चलो चलें स्कूल। भाग 1। बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। बिट्टू के घर में उसके दादाजी आए हैं। बाबूजी, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। आजकल के रास्ते पहले से बेहतर हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर देती हूँ। अरे बिट्टू, तुम्हारा स्कूल बैग तो तुमसे भी ज्यादा भारी है। बिट्टू ये सुनकर मुस्कुराने लगा। बिट्टू दादाजी के साथ बहुत खुश था। तभी पीछे से आवाज आती है, बिट्टू जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल की बस आती होगी, रोज की तरह लेट मत हो जाना। ये सुनकर बिट्टू कुछ उदास हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर बहुत तेज बारिश हो जाए, तो आज मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ बिट्टू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए ना दादाजी, मुझे रोज 1 घंटा बस में सफर करके इतना दूर स्कूल जाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बिट्टू को तो स्कूल जाने में तकलीफ होती है। क्या तुम्हें भी कभी स्कूल जाने में तकलीफ होती है? क्या क्या तकलीफ होती है? बिट्टू, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो स्कूल जाने में इससे भी ज्यादा मुश्किल होती थी। कैसी मुश्किल दादाजी? जब मैं स्कूल में था तो स्कूल जाने के लिए गांव में अच्छा साधन ही नहीं था। मुझे बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट पर बैठकर धीरे धीरे स्कूल जाना पड़ता। इसमें मुझे धूप भी लगती और जब बारिश होती तो मुझे भीगना भी पड़ता था। दादाजी, ये बैलगाड़ी क्या होती है? बिट्टू, बैलगाड़ी में आगे की तरफ कभी 1 तो कभी 2 बैल होते हैं और पीछे गाड़ी बंधी होती है जिस पर बच्चे बैठते हैं। ये बैल गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। दादाजी, क्या हम दूसरे जानवरों से भी गाड़ी बना सकते हैं? हाँ बिट्टू, रेगिस्तान में हम इंसान या फिर दूसरे जानवर आसानी से नहीं चल सकते। वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे स्कूल भी वैसे ही जाते हैं। ये ऊंट गाड़ी बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह होती है। पर दादाजी, क्या इससे जानवरों को तकलीफ नहीं होती? तुम्हें क्या लगता है, बैल और ऊंट को क्या इससे तकलीफ होती होगी? सही कहा बिट्टू, इससे जानवरों को तकलीफ होती है। जानवरों को पालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कुछ जगहों पर लोग घर पर ही जुगाड़ गाड़ी बना लेते हैं और बच्चे इसी जुगाड़ गाड़ी से अपने स्कूल जाते हैं। ये जुगाड़ गाड़ी फटफट की आवाज करते हुए चलती है। बिट्टू, क्या तुमने कभी कोई जुगाड़ गाड़ी देखी है? बिट्टू ने तो जुगाड़ गाड़ी नहीं देखी। क्या तुमने कभी जुगाड़ गाड़ी देखी है? क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगे? जुगाड़ गाड़ी में जाना क्या सुरक्षित है? बिट्टू, ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई पहाड़ देखा है? पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। इन रास्तों पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होता, पर इन इलाकों में रहने वाले बच्चे भागते हुए इन रास्तों को पार कर लेते हैं। इन बच्चों के लिए ये बच्चों का खेल है। दादाजी, क्या सभी पहाड़ों में ऐसे ही पथरीले रास्ते होते हैं? नहीं बिट्टू,
सभी पहाड़ इतने पथरीले नहीं होते। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फ होती है। बर्फ पर चलना और भी मुश्किल होता है। अगर बर्फ ताजी हो तो इसमें पैर धंस जाता है, पर अगर बर्फ पुरानी हो तो हमारा पैर फिसल सकता है और हम गिर भी सकते हैं। इसलिए वहां बच्चे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे संभल कर चलते हैं। इन पहाड़ों पर हमारी सरकार समय समय पर रास्तों से बर्फ हटाने का काम करती रहती है, जिससे राहगीरों को मुश्किल न हो। पर दादाजी, रास्तों से इतनी सारी बर्फ हटाना तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ बिट्टू, इसलिए हमारी सरकार ये काम बड़ी बड़ी मशीनों से करती है। मशीनों से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। मशीनों की मदद से बहुत कम समय में बड़े से बड़ा पुल भी आसानी से बनाया जा सकता है। क्या तुमने कभी पुल देखा है बिट्टू? हाँ दादाजी, मेरे स्कूल के रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए हमें पुल के ऊपर से गुजरना होता है। सही कहा बिट्टू, इसी को पुल कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी बांस से बना पुल देखा है? बांस का पुल? ये कैसा होता है दादाजी? बहुत से राज्यों में नदियां होती हैं या बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे कि असम। ऐसी जगहों पर लोग बांस को रस्सी से बांधकर ये पुल बनाते हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। पर दादाजी, अगर हमें किसी ऐसी नदी को पार करना हो जिस पर कोई पुल ही ना हो, तब हम क्या करेंगे? बिट्टू, बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर पानी भरा होता है, पर वहां कोई पुल ही नहीं होता। जैसे कि केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। इस नाव को वल्लम कहा जाता है। अच्छा, तो सारी नदियां हम नाव से पार कर सकते हैं? नहीं बिट्टू, कुछ जगह जैसे लद्दाख में नदी के तट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए वहां बच्चे नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। दादाजी, ये ट्रॉली क्या होती है? बिट्टू, ट्रॉली बिल्कुल झूले की तरह होती है। इस ट्रॉली को मजबूत लोहे की रस्सी से नदी के किनारों पर बांध दिया जाता है और फिर पुली की मदद से ये ट्रॉली इस रस्सी पर फिसलती है, जिससे बच्चे नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। बिट्टू ने तो ये ठान लिया कि वो बड़े होकर लद्दाख जाएगा और ट्रॉली की सवारी जरूर करेगा। क्या तुम भी ट्रॉली में सवारी करना चाहोगे? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? बिट्टू ने इनमें से ज्यादातर चीजों को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, इसलिए ये सब सुनकर बिट्टू आश्चर्यचकित था। दादाजी, इन बच्चों के स्कूल जाने के बारे में जानने के बाद मेरी खुद की स्कूल बस का सफर तो मुझे अब बिल्कुल ही आसान लग रहा है। इतने में बिट्टू को स्कूल की बस का हॉर्न सुनाई देता है। अच्छा दादाजी, मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ। अच्छा बिट्टू, संभल कर जाना। बिट्टू खुशी खुशी अपना बैग और पानी की बोतल उठाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तुम कैसे जाते हो स्कूल? तुम्हारे दोस्त कैसे जाते हैं? आपस में बात करके पता लगाओ, स्कूल आने के लिए सबसे लंबा सफर किसका होता है? सारांश। इस वीडियो में हमने देखा
बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। चलो चले स्कूल। भाग 2। स्कूल में सजा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल में दी जाने वाली सजाओं यानी पनिशमेंट्स के बारे में। अरे बिट्टू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? आज स्कूल नहीं जाना है क्या? दादाजी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बिट्टू? आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे स्कूल में टीचर डांटेगी। क्या तुम्हें कभी स्कूल में डांट पड़ी है? किस लिए पड़ी थी? अरे बिट्टू, टीचर के डांटने से इतना डर रहे हो? अब तो पहले का जमाना भी नहीं है। हमारे स्कूल में तो गलतियों के लिए इससे भी बड़ी सजा मिलती थी। कैसी गलतियां दादाजी? बिट्टू, तुम्हें तो पता है, मैं बचपन में बैलगाड़ी से स्कूल जाता था, जिसकी वजह से कभी कभी मैं स्कूल देरी से पहुंचता था, खासकर बारिश के मौसम में। तब स्कूल में मेरी पिटाई भी होती थी। पिटाई? हाँ बिट्टू, मैं बचपन में बहुत शरारती भी था और मेरी छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी मुझे सजा मिलती थी। कैसी सजा दादाजी? बिट्टू रुको, याद करने दो, बहुत साल हो गए हैं वैसे। हाँ, मुझे याद आया, मेरे स्कूल में हाथ पर डंडे से मारते थे। एक पैर पर खड़े रहना पड़ता था और हाथ ऊपर करके बेंच पर भी खड़े होना पड़ता था। क्या तुम्हें स्कूल में गलतियों के लिए सजा यानी पनिशमेंट मिलती है? ये सब सुनकर बिट्टू बहुत घबरा गया। दादाजी, क्या आजकल के स्कूलों में भी ऐसी ही सजाएं मिलती हैं? अरे नहीं बिट्टू, ये तो पुरानी बातें हैं। आजकल स्कूलों में ये सब सजा नहीं मिलती। दादाजी, अगर स्कूल में पिटाई नहीं होती तो क्या बच्चे स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं? अरे नहीं बिट्टू, बच्चों को टीचरों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी हर बात माननी चाहिए, तभी तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। वो तो मैं समझा, पर फिर भी अगर मैं होमवर्क करके ना जाऊं तो मुझे डांट तो पड़ेगी ना। पर बिट्टू, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? दादाजी, कल मैं क्रिकेट मैच देख रहा था तो। बिट्टू, तुम्हें हमेशा पहले अपना होमवर्क करना चाहिए और फिर उसके बाद मैच देखना चाहिए। हाँ, समझा दादाजी। अच्छा बिट्टू, कोई बात नहीं। अभी तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए 1 घंटा बचा है। मैं होमवर्क करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे कौन से विषय का होमवर्क है? पर्यावरण अध्ययन का दादाजी। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। बिट्टू अपना होमवर्क करने लगा। दादाजी भी उसके साथ बैठकर उसकी मदद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे स्कूल में सजा मिलती है? तुम्हें क्या लगता है, क्या सजा देना ही गलतियों के सुधार का सही तरीका है? क्या कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जिससे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो? सोचो सोचो। सारांश। इस वीडियो में हमने स्कूल में दी जाने वाली सजाओं के बारे में देखा।
कान कान में। भाग 1। कान और बाल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। जिया आज अपने नाना जी और बोबो के साथ चिड़ियाघर घूमने आई है। जिया और बोबो दोनों पहली बार चिड़ियाघर देखने आए हैं। आज हम बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं बोबो। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? कहाँ? वहाँ पर कौन से जानवर देखे थे? जिया सबसे पहले हाथी के पास जाती है। हाँ, नाना जी, ये हाथी तो कितना बड़ा है। हाँ जिया, और इसके कान तो देखो, बिल्कुल किसी पंखे जैसे हैं। हाथी के कान देखकर जिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिया ने पहले कभी इतने बड़े पंखे जैसे कान नहीं देखे थे। नाना जी जिया को आगे लेकर जाते हैं। वो पहुंचते हैं मोर के पास। हाँ, नाना जी, ये कितना सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पर नाना जी, मोर के तो कान ही नहीं हैं। हाँ जिया, सारे जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों के कान अंदर होते हैं। ये सुनकर जिया ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन के नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। हाथी के बाहरी कान होते हैं, इसलिए उसने हाथी को रखा इस तरफ। मोर के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए उसने मोर को रखा दूसरी तरफ। चलो बोबो, बाकी जानवरों को देखते हैं। मोर के बाद जिया सांप को देखने जाती है। इसके तो बाहरी कान नहीं है, पर जीभ जरूर दिखाई देती है। सांप के बाद जिया भालू के पिंजरे के पास जाती है। बोबो देखो, इसके शरीर पर कितने लंबे बाल हैं। इसके कान तो दिख रहे हैं। भालू के बाद जिया जाती है चिंपांजी के पास। ये तो हमारी तरह 2 पैरों पर चलता है और इसके कान भी बाहर हैं। इसके बाद जिया मगरमच्छ के पास जाती है। हाँ, देखो बोबो, इसका मुंह कितना बड़ा है, पर इसके तो बाहरी कान नहीं है। आखिर में जिया बाघ के पिंजरे के पास जाती है। बाघ के कान भी बाहर हैं। नाना जी, बाघ की खाल कितनी सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसकी खाल इसके बालों की वजह से सुंदर दिखती है। जिया के मन में एक ख्याल आया, अगर बाघ के शरीर से उसके बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसा दिखेगा? जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसे दिखेंगे? तुमने कभी सोचा है?
नाना जी, सारे जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कितने अजीब दिखेंगे ना। हाँ, कुछ जानवर तो बहुत अजीब दिखेंगे, पर कुछ जानवर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा क्यों नाना जी? क्योंकि उनके शरीर पर तो बाल ही नहीं होते। अच्छा, अब समझी। जिया अब ये सोचने लगी कि उसने जिन जिन जानवरों को आज देखा है, उनके शरीर पर बाल थे या नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक और तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया इसमें सबसे पहले बाघ के बारे में दर्ज कर लेती है। अब जिया मगरमच्छ के बारे में सोचती है। मगरमच्छ के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। चिंपांजी के शरीर पर बाल थे क्या? हाँ, उसके भी बाल थे। भालू के? हाँ, भालू के तो सबसे ज्यादा बाल थे। और सांप के? सांप के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। अब मोर की बारी। पक्षियों के बाल होते हैं क्या? मोर के शरीर पर बाल तो नहीं थे, पर पंख जरूर थे। आखिर में जिया हाथी के बारे में सोचती है। हाथी के शरीर पर बाल थे या नहीं, ये उसे याद नहीं आ रहा था। नाना जी, क्या उस हाथी के शरीर पर बाल थे? हाँ जिया, हाथी के शरीर पर बाल तो होते हैं। उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें दूर से दिखाई नहीं दिए। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इतने में जिया को बोबो की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बोबो? तुम्हें भूख लगी है? नाना जी, चलिए कहीं खाने चलते हैं। यहाँ चिड़ियाघर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तीनों रेस्टोरेंट की ओर चलने लगते हैं। जिया अपनी दोनों तालिकाओं को मिलाकर देखती है। जिया के साथ साथ तुम भी देखो। क्या तुम्हें इन तालिकाओं में कुछ अनोखी चीज दिख रही है? नाना जी, आपने एक चीज देखी? जिन जानवरों के कान बाहर नहीं थे, उनके शरीर पर बाल भी नहीं थे। और जिन जानवरों के बाहरी कान थे, उनके शरीर पर बाल भी थे। ये तुमने एक अच्छी चीज पकड़ी जिया। वो देखिए नाना जी, रेस्टोरेंट आ गया। जिया, बोबो और नाना जी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहां क्या हुआ, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सारांश। इस वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। कान कान में भाग 2। अंडे या बच्चे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं।
प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। जिया, नानाजी और बोबो खाना खाने के लिए चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में आए हैं। अब क्या खाएंगे सर? तुम क्या खाओगी जिया? नाना जी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं एक ऑमलेट खाऊंगी। मेरे लिए भी। और बोबो के लिए? बोबो के लिए एक उबला हुआ अंडा। मुर्गी का अंडा ही लाना। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। अब जिया बैठे बैठे ये सोचने लगी कि मुर्गी तो अंडा देती है, पर ऐसे और कौन से जानवर हैं जो अंडा देते हैं। जिया फिर से अपनी कॉपी निकालती है। उसमें वो एक तालिका बना लेती है जिसमें वो दर्ज करने वाली है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब जिया याद करती है कि उसने कौन कौन से जानवरों को देखा था। आओ, तुम अब जिया को उसकी तालिका भरने में मदद करो। ये रहा बड़े कानों वाला हाथी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, ये बच्चे देते हैं। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बताओ, ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, ये अंडे देते हैं। ये है रेंगने वाला सांप। क्या सांप भी अंडे देते हैं? जवाब, हाँ, ये अंडे देते हैं। ये है बड़े बालों वाला भालू। क्या भालू भी अंडे देते हैं? जवाब, नहीं, भालू तो बच्चे देते हैं। ये है चिंपांजी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, हाँ, चिंपांजी भी बच्चे देते हैं। पानी में रहने वाला मगरमच्छ। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, मगरमच्छ अंडे देते हैं। ये रहा हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। क्या ये भी अंडे देते हैं? जवाब, नहीं, बाघ तो बच्चे देते हैं। जिया, क्या तुम्हारी तालिका पूरी हो गई? हाँ नाना जी, ये देखिए। बहुत अच्छे जिया। अब अपनी पुरानी तालिका से इसे मिलाओ। देखो, क्या तुम्हें फिर से कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है? जिया गौर से देखने लगी। तुम भी देखो। क्या तुम्हें पता चल गया? अरे हाँ नाना जी, जिन जानवरों के बाहरी कान थे और शरीर पर बाल थे, वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं थे और शरीर पर बाल भी नहीं थे, वो अंडे देते हैं। हाँ जिया, बिल्कुल सही पकड़ा।
और ये जो जानवर है जिनके बाहरी कान हैं और शरीर पर बाल हैं और बच्चे भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। इंसान और कुत्ते भी मैमल्स होते हैं। अब समझी नाना जी, लेकिन हमारा खाना तो अभी तक नहीं आया। जैसे ही जिया ने ये बोला, तभी उनकी टेबल पर वेटर आ गया। जिया और नाना जी के लिए ऑमलेट और बोबो के लिए उबला हुआ अंडा। जिया, नाना जी और बोबो तीनों मिलकर मजे से खाने लगते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं।